नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया में किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और डेथ के केस में उसके अकाउंट में अगर कोई नॉमिनी नहीं है या फिर अगर जॉइंट अकाउंट है और उसमें सर्वाइवर का क्लोज नहीं डाला हुआ, तो उस केस में जो है उस अकाउंट होल्डर की जिसकी मृत्यु हुई है उसका लीगल हेयर उसका क्लेम कैसे ले सकता है। देखिए, उसका क्लेम लेने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया में एक डिसीज क्लेम फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है, ताकि नॉमिनेशन ना होते हुए भी अकाउंट होल्डर का लीगल यानी कि लीगल वारिस उसका क्लेम ले सके। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई। तो प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो बैंक ऑफ इंडिया में किसी अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के केस में अगर उसके अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है तो उसके अकाउंट का क्लेम लेने के लिए उसके लीगल हर द्वारा कुछ इस तरीके का फॉर्म भर के बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाना पड़ता है। अब ये फॉर्म चाहे तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर तारीख डाल देनी है उस दिन की जिस दिन ये फॉर्म भर के आप बैंक में जमा करवाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर उस ब्रांच का नाम लिख देना जिस ब्रांच में मृत्यु होने वाले पर्सन का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर फिर उस पर्सन का नाम लिख देना है जिस पर्सन की मृत्यु हुई है, जिसके अकाउंट का क्लेम लिया जाना है, कंप्लीट नेम। उसके बाद अगर सिंगल अकाउंट है तो आई, जॉइंट अकाउंट है तो बी पर टिक कर देना है। उसके बाद प्रीफिक्स श्री या श्रीमती नाम के हिसाब से टिक करके दोबारा से अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ऑन के बाद तारीख डाल देनी है, जिस तारीख को उस पर्सन की मृत्यु हुई है वो तारीख आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर ही या सी पर आपको टिक कर देना है और फिर यहाँ पर नीचे आपको ये देखिए द अकाउंट्स आर इन द नेम ऑफ, दोबारा से नाम लिख देना है उसी पर्सन का, क्योंकि उसी पर्सन के नाम पे अकाउंट होगा। जॉइंट अकाउंट है तो कोमा लगा के दूसरे एप्लीकेंट का भी नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लाइंस दी हुई है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। इसमें आई या वी पर आपको टिक लगाते जाना है जॉइंट या सिंगल अकाउंट के हिसाब से। तो इसके नीचे सीधे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपको मृत्यु होने वाले पर्सन यानी अकाउंट होल्डर की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके साथ ही जो उसका लीगल हेयर है, जो क्लेमेंट है, जो अकाउंट का क्लेम लेना चाहता है, उसकी डिटेल डलेगी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में डिसीज यानी मृत्यु होने वाले पर्सन का नाम लिख देना है। उसके बाद उसकी एज कितनी थी, क्या उसकी उम्र थी। उसके बाद उसका सेक्स क्या था, मेल या फीमेल। ऑक्यूपेशन और रिलेशनशिप वाली कॉलम इसमें आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में उसका जो लीगल हेयर है उनकी डिटेल डलेगी। अगर एक ही लीगल हेयर है तो 1 नंबर पॉइंट में, अगर एक से ज्यादा है यानी उसके 1 से ज्यादा बच्चे हैं या लीगली जो अडॉप्टेड उसके लीगल वारिस हैं, उन सभी की डिटेल यहाँ पर डलेगी। तो मैं आपको एक डाल कर दिखा देता हूँ, बाकी सेम टू सेम आपको सारी डिटेल डाल देनी है। जैसे लीगल हेयर के केस में सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा उसका नाम, उसके बाद उसकी उम्र, फिर सेक्स, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो काम करता है, इस तरीके से, और जो अकाउंट होल्डर उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, इस तरीके से। बाकी के अगर कोई लीगल हेयर हो तो उनकी डिटेल भी वही डालनी है। उसके बाद आ जाते हैं सीधा 3 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पर अब 2 विटनेसेस की डिटेल डालनी पड़ेगी। श्योरिटीज मतलब विटनेस आप उनको बोल सकते हैं। तो दोनों की डिटेल आपने डालनी है, उनका नाम, इसी तरीके से उनकी एज, उनका सेक्स, उनका ऑक्यूपेशन और रिलेशनशिप में आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि वो विटनेस है, उनका कोई भी रिलेशन अकाउंट होल्डर के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोनों का यहाँ पर डाल देना है। इसके साथ ही अकाउंट के साथ उनका एड्रेस भी डालना है, नाम के साथ उनका एड्रेस भी डालना लिखा हुआ है, तो आपको नाम के साथ साथ कोमा लगा के उनका एड्रेस भी लिख देना है यहाँ पर, इस तरीके से। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट में आते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल देनी है कि जो मृत्यु होगा जिस पर्सन अकाउंट होल्डर के, उसके कितने अकाउंट है और कौन कौन से अकाउंट बैंक में है जिनका क्लेम उसका लीगल हेयर लेने के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर उसका सेविंग बैंक अकाउंट है तो SB के सामने उसका वो अकाउंट नंबर लिखा जाएगा और उस अकाउंट में कितना पैसा है वो अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए RD, CD या अगर उसकी FD कोई वगैरह है, टर्म डिपॉजिट, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जितने भी अकाउंट है सभी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर और ऐसे ही उसका अमाउंट कितना है। उसके बाद टोटल मार के नीचे आपने टेबल में लिख देने कि कितना पैसा टोटल बन रहा है जिसका क्लेम आपको लेना है। उसके बाद 5 नंबर ऑप्शन में उसके एसेट लिखे जाएंगे। एसेट मतलब मूवेबल एसेट कौन सा होता है, जैसे उसका PF अकाउंट, LIC पॉलिसी वगैरह या और भी कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी हो, उसकी डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। मान लीजिए उसकी LIC पॉलिसी है, मैं एक डाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए उसकी LIC पॉलिसी है तो आपको उसकी डिटेल डालनी है। वो आप कैसे डालेंगे, तो LIC पॉलिसी की डिटेल डालने के लिए सबसे पहले आपको LIC पॉलिसी का नाम लिख देना है। अब जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने सीधा लिख दिया LIC पॉलिसी, आप पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद उस पॉलिसी की वैल्यू कितनी है
और उसका जो नॉमिनी कौन उसने बनाया हुआ है उस नॉमिनी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसे ही जितनी भी प्रॉपर्टी है जैसे पीएफ अकाउंट है वगैरह वो भी लिखेंगे। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि उसका घर, लैंड या प्लॉट अगर कोई अकाउंट होल्डर के नाम पे है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे मैं एक डाल के देखा उसके नाम पे घर है तो लिखेंगे हाउस, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है और उसका नॉमिनी कौन है, इस तरीके से। इसके साथ ही अगर कोई अकाउंट होल्डर ने लोन वगैरह ले रखा है तो उसकी डिटेल फिर यहाँ लायबिलिटीज में डिटेल डालनी पड़ेगी। प्रोसेस सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही वैल्यू और उसका नॉमिनी लिखा जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए 7 नंबर पॉइंट है कि जो इसकी मृत्यु हुई है उसने कोई विल बनवा रखी है अपने नाम की या नहीं। अगर बनवा रखी है तो यस करना, अदरवाइज पे नो पे टिक कर देना। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन उसके नाम की है, सर्टिफिकेट हो तो यस कर देना, अदरवाइज इसे भी नो कर देना। और अगर उसका कोई लीगल है जो वारिस है जो माइनर हो तो ही इसको भरना, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना। अगर माइनर हो तो फिर आपको यहाँ पर गार्डियन की डिटेल लिखनी पड़ेगी, जैसे कि उसका गार्डियन कौन है, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है या नेचुरल है। उसके बाद 10th नंबर में कोई और भी पॉइंट आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो क्लेम की सपोर्ट में आपको हेल्प करे, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले IIB पर टिक करके ये 2 डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाने पड़ेंगे। सबसे पहला तो डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट पे जो इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम है वो अथॉरिटी का नाम आपको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ ही लेटर ऑफ इंडिपेंडेंटी भी जमा करवाना पड़ेगा। वो जो फॉर्म है इस फॉर्म के साथ ही अटैच, आगे बताऊंगा कि वो फॉर्म कैसे भरना है, तो वो भी आपको साथ में इसके जमा करवाना पड़ेगा। इसके साथ देखिए नीचे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर किसका? क्लेमेंट का, जो क्लेम ले रहा है अकाउंट का, उसके अकाउंट नंबर में वो पैसा जाएगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर सीधा नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्लेस में लिख देना उस जगह का नाम जिस जगह पे ये फॉर्म जमा होगा, ब्रांच में सिटी का नाम। उसके बाद डेट में आपको उस दिन की तारीख लिख देनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर एनक्लोज में जो जो डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, जैसे इसमें ऊपर लिखा ही हुआ है, एक तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, एक लेटर ऑफ इंडिमिनिटी लगेगा। इसके साथ ही आईडी प्रूफ में जो भी अगर बैंक आपसे मांगे तो उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ नीचे देखिए यहाँ पर क्लेमेंट की डिटेल दोबारा से मांगी गई है, तो क्लेमेंट की डिटेल दोबारा से लिख देनी। जैसे सबसे पहले उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, और अगर बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसका कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, या फिर उसके बाद सिग्नेचर। ऐसे ही अगर जितने भी क्लेमेंट होगी सबकी डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ पर डाली जाएगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर ये देखिए इंडिमिनिटी लेटर है, ये भी आपको इस फॉर्म के साथ भर के जमा करवाना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको बेसिकली क्लेमेंट की डिटेल्स ही भरनी पड़ती हैं। तो चलिए बता देता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। इसमें सबसे पहले आपको नेम में यहाँ पर लिख देना है क्लेमेंट का नाम, जो कि आपने पीछे भी फॉर्म में लिखा था, जो उसका लीगल हेयर है उसी की डिटेल यहाँ पर डलेंगी। उसका कंप्लीट नेम, उसका पूरा एड्रेस, कुछ इस तरीके से आपको स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है इसमें लिख देना। उसके बाद आपको तारीख लिख देनी है, जिस तारीख को ये फॉर्म जमा होने वाला है वो तारीख आपने पीछे भी लिखी थी। उसके बाद जिस बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अकाउंट है दोबारा से ब्रांच का नाम यहाँ पर लिखना है। ये सारी डिटेल दोबारा से वही भरवा रहे हैं लेकिन आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट में जो टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था पीछे, वही यहाँ पर डाल देना है दोबारा से। फिर यहाँ पर डिसीज पर्सन का नाम लिखा जाएगा, जिसकी मृत्यु है, जिसके अकाउंट का क्लेम लेना है, तो उस पर्सन का नाम यहाँ पर दोबारा से कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिख देना है। उसके बाद दोबारा से फिर मिस्टर, मिसिज या मिसिज पर नाम के हिसाब से टिक लगा के दोबारा से फिर अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद जो भी उसके अकाउंट है, जैसे हमने सेविंग बैंक अकाउंट और TDR दिखाया था, तो वही उस पर टिक लगा के वो अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। और अगर करंट अकाउंट नंबर वगैरह भी है, वो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए 2 अकाउंट सेलेक्ट किए थे, जितने भी उसके अकाउंट होंगे ना लिस्ट में से सेलेक्ट करके आप पीछे ही भरना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको वही डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक FD भी दिखाई थी तो उसका नंबर भी यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर। इस तरीके से RD हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में दोबारा से आपने प्रीफिक्स पर टिक लगा के फिर से दोबारा अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ऑन के बाद यहाँ पर डेट डालनी है, उस दिन की तारीख जिस तारीख को उस पर्सन की मृत्यु हुई थी, जो डेट सर्टिफिकेट में। उसके बाद एट के बाद जगह का नाम लिखना है, जिस जगह पे उस इंसान की मृत्यु हुई थी। आप शहर का नाम लिख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर। फिर ये लाइन दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस तरीके से। फिर देखिए नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोबारा से फिर से अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट नंबर में कितना पैसा था वो अमाउंट डाल देना है। उसके बाद मैंने एक FD चूज करी थी आपको दिखाने के लिए, तो FD में कितना पैसा था वो, और फिर दोबारा से यहाँ पर टोटल मार के दिखा देना है। हालांकि टोटल हमने पिछले फॉर्म में भी किया था, CHT आपको यहाँ पर कर देना है। तो टोटल करने के बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पे 3rd नंबर पॉइंट पे आपको IIB पर टिक लगा देना है। यहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो इस आदमी की मृत्यु हुई अकाउंट होल्डर की, अगर उसकी कोई विल है
या विल नहीं है। तो अगर विल नहीं है तो फिर आपको पॉइंट ए यहाँ पर भरना पड़ेगा, और अगर विल है तो और करके जो दूसरा पॉइंट नीचे दिया है वो आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसने कोई विल नहीं बनाई हुई है तो फिर आपको सीधा यहाँ पर लीगल हेयर का नाम लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। ये देखिए एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। या अगर विल उसने बनाई हुई है तो फिर आपको ऊपर वाला पॉइंट नहीं भरना है, और के बाद ये जो नीचे दिया हुआ है फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, टेस्टामेंट की डेट वगैरह, और जो उसके एग्जीक्यूटर हैं उनका नाम वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर डलेगी। और फिर उस विल में जो उसके लीगल हेयर हैं जिनका नाम उस विल में उन्होंने डलवाया हुआ है तो फिर उनके नाम यहाँ पर डाले जाएंगे इस तरीके से। और अगर उन्होंने कोई विल नहीं बना रखी तो फिर आपको ये फिलअप नहीं करना है, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया वही फिलअप करना है। आप इसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर पॉइंट बी और सी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर 4 पर। यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आपको क्लेमेंट का अकाउंट नंबर लिख देना है जिस अकाउंट में क्लेम का पैसा आएगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर क्लेमेंट का नाम लिखा जाएगा इस स्पेस में इस तरीके से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद ये देखिए पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें बेसिकली डिक्लेरेशन दी हुई है, आप चाहें तो डिक्लेरेशन को पढ़ भी सकते हैं। इसमें सीधा पॉइंट नंबर बी में यहाँ पर एक परसेंटेज करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक दिया हुआ है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करना पड़ता है कि लॉसेस के केस में जो है कितना % ब्याज बैंक की तरफ से जो है चार्ज करा जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप इसे अभी के लिए खाली छोड़ दें और बैंक में जाके आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हीं से पूछे कि कितना भरना चाहिए, या बैंक वाला पर्सन आपको, बैंक का ऑफिसर है वो आपको बता देगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में भरा जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपने जो भी वो बताए इसमें फिलअप कर देना है, जो भी उनके रेट होंगे बैंक के वो आपको बता देगा। उसके बाद यूअर्स पोर्टफोलियो के नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन स्पेस दिया हुआ है। अब इसमें दोबारा से क्लेमेंट का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर उसका फुल एड्रेस दोबारा से लिख देना है। उसके बाद ये देखें नीचे यहाँ पर 2 विटनेसेस की डिटेल डाली जाएंगी। तो यानी 2 विटनेस की डिटेल में क्या क्या डालना है, सबसे पहले तो विटनेस का पूरा नाम, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जो उसकी आईडी प्रूफ में है इस तरीके से, और उसके बाद फिर उन दोनों के सिग्नेचर भी करवाने पड़ेंगे विटनेसेस के। तो 2 विटनेस की डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आते हैं, दोबारा से यहाँ पर क्लेमेंट की डिटेल डाली जाएगी, जैसे उसके सिग्नेचर, नाम, फुल एड्रेस इस तरीके से। अगर सिंगल ही क्लेमेंट है तो पॉइंट नंबर 1 के नीचे उनकी डिटेल लिख देनी है। ऐसे जितने भी क्लेमेंट होंगे पॉइंट नंबर 2, 3, 4 उन सभी की डिटेल इस तरीके से डाल देनी। तो बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा आपसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाकर जमा करवाएंगे तो आपको डिसीज पर्सन का अकाउंट का क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी रिक्वेस्ट करी थी, अब फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक बार अभी के अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। इसके साथ ही अगर बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर और भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।